हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तरंग के सेकंड पार्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने तरंग की एक वीडियो बना दी थी जिसके अंदर हम इसके आधे फॉर्मुलाज के और कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। बाकी बचे हुए फॉर्मुलाज और कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये जो वीडियोज़ है वो 12th स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए और 12th पीसीएम बेस पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए वीडियोज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके बाद आगे हम न्यूमेरिकल वीडियोज भी स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं इसके आगे एक फॉर्मूले में। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मेल्टिन के नियम तक की बात कर ली थी। देखिए मेल्टिन का नियम क्या था कि मेल्टिन का नियम दो कंडीशनों में लागू होता है, एक तो अनुप्रस्थ कंडीशन के अंदर और एक और होता है अनुदैर्ध्य कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर हमने अनुप्रस्थ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो अनुप्रस्थ कंडीशन के अंदर मेल्टिन का नियम का क्या होता है कि जो सवृत्तर की आवृत्ति है वो डोरी के कंपनों की आवृत्ति के समान होती है। जितनी सवृत्तर की आवृत्ति है वही सवृत्तर की जो आवृत्ति होती है वो डोरी के कंपनों की आवृत्ति के समान होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आवृत्ति का फॉर्मूला बनता है n इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला बनता है कि n इक्वल टू पी अपॉन 12। जो ये फॉर्मूला है n इक्वल टू पी अपॉन 12 रूट टी अपॉन m। यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p लूपों या खंडों की संख्या है, यानी जिस भी पाइप के अंदर या डोरी के अंदर हम आवर्ती उत्पन्न कर रहे हैं उसमें जो खंडों या लूपों की संख्या है वो p की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला बनता है n इक्वल टू पी अपॉन 12 अपॉन रूट टी अपॉन m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मेल्टिन का नियम था अनुप्रस्थ अवस्था के लिए। अब आगे बात करते हैं हम अनुदैर्ध्य अवस्था के लिए। देखिए अनुदैर्ध्य अवस्था के लिए जो मेल्टिन का नियम क्या कहता है कि सवृत्तर की आवृत्ति डोरी की आवृत्ति का दोगुना होती है। ठीक है, सवृत्तर की आवृत्ति डोरी की आवृत्ति का दोगुना होती है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आवृत्ति का फॉर्मूला बन जाएगा n इक्वल टू 2p। p वहां पर सिंगल था, यहाँ पर 2p आ जाएगा अपॉन 12 रूट टी अपॉन m। ये बन जाएगा अनुदैर्ध्य आवृत्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे सवर्मापी के बारे में। देखिए सवर्मापी कब यूज होता है, जब हमें अज्ञात सवृत्तर की आवृत्ति ज्ञात करनी हो। कोई अज्ञात सवृत्तर जो सवृत्तर है जिसकी अज्ञात आवृत्ति है उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए अब इसके बाद में आता है आवर्ती केस में आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 1 अपॉन 12 रूट टी अपॉन m। देखिए ये फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 1 अपॉन 12 रूट टी अपॉन m होता है। अगर हम इसको यहाँ पर mg की फॉर्म में अगर पूरा डिस्क्राइब करके लिखें तो इसका फॉर्मूला बनेगा n इक्वल टू 1 अपॉन 12 रूट mg अपॉन पाई आर स्क्वायर l। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बनेगा, तो इसका भी ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अपने को t का मतलब होता है तनाव, m का मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक है, यहाँ पर इकाई लंबाई के अंदर द्रव्यमान मान सकते हैं। तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा t टेंशन, यानी जो प्रेशर लग रहा है या दाब लग रहा है या जो बल लग रहा है वो mg हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवर्मापी का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, अभी तो हम अप्रगामी तरंगों की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे विस्पंद के बारे में। देखिए विस्पंद का फॉर्मूला क्या होता है, विस्पंद का मतलब क्या होता है कि जब दो समान आयाम तथा समान आवर्ती की तरंग अध्यारोपित होती है तो एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव सुनाई देता है, उसको हम विस्पंद कहते हैं। यानी जब दो समान आयाम और समान आवर्ती की दो तरंगें जब एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो उनकी ध्वनि की तीव्रता के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उसका जो अंतर है वही क्या कहलाता है, विस्पंद कहलाता है। इसका मतलब डेल एन का मतलब आवर्ती के अंदर अंतर इक्वल टू n1 माइनस n2, यानी पहली आवर्ती माइनस दूसरी आवर्ती में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विस्पंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए। क्या है अज्ञात सवृत्तर की आवृत्ति। अगर अज्ञात सवृत्तर की आवृत्ति निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, अज्ञात सवृत्तर की आवृत्ति इक्वल टू ज्ञात सवृत्तर की आवृत्ति प्लस माइनस विस्पंद की आवृत्ति। देखिए अगर विस्पंद उतार चढ़ाव हो रहा है तो उतार चढ़ाव के अंदर अगर कम हो रही है तो माइनस करेंगे और ज़्यादा हो रही है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ज्ञात सवृत्तर की आवृत्ति के अंदर हम विस्पंद की आवृत्ति को अगर प्लस माइनस करके हम अज्ञात सवृत्तर की आवृत्ति को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको टेलीग्राम लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं डोपलर प्रभाव। देखिए डोपलर प्रभाव क्या होता है, डोपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी लागू होता है और ध्वनि के लिए भी लागू होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ध्वनि तरंगों के बारे में, तो ध्वनि के बारे में बात करेंगे। डोपलर प्रभाव को हमने प्रकाशिकी के टॉपिक के अंदर प्रकाश के बारे में भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो देखिए ध्वनि तरंगों का फॉर्मूला होता है डेल एन डेस। एन डेस का मतलब आभासी आवृत्ति इक्वल टू n यानी वास्तविक आवृत्ति ब्रैकेट v प्लस माइनस v0 अपॉन v प्लस माइनस vs। v0 क्या है, जो v0 है दोस्तों ये है ऑब्जर्वर की, जो पर्यवेक्षक है जो सुन रहा है आवृत्ति को उसका वेग है। ठीक है दोस्तों, और vs है ना, जो vs वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी जो स्रोत है जहाँ से आवाज आ रही है वो उसका वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर v प्लस माइनस v0 अपॉन v प्लस माइनस vs हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर पहली कंडीशन ये आती है कि अगर सोर्स यानी s जहाँ से आवाज आ रही है, जो स्रोत है वो उसकी जो वेग है वो उस पर्यवेक्षक जो सुन रहा है उसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी वो कोई गाड़ी का हॉर्न है वो गाड़ी उस सुन रहे आदमी की तरफ जा रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एन डेस यानी आभासी आवृत्ति क्या होगी, एन ब्रैकेट वी। अब वी यहाँ पर v0 की वैल्यू क्या होगी, 0 की, क्योंकि वो जो सुन रहा है वो तो चल ही नहीं रहा, वो तो स्थिर है, तो उसकी v0 हो जाएगा अपॉन v माइनस vs हो जाएगा। अब ये देखिए जब इसके पास जा रहे हैं फिर भी यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी तो जितने नीचे वैल्यू छोटी होगी तभी तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो यानी जब अगर वो स्रोत है वो उसके पास जा रहा है तो हम यहाँ पर vs का मान नेगेटिव लेंगे, अगर वो इससे दूर जा रहा है तो vs का मान पॉजिटिव लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें आप, vs के अंदर उल्टा होता है सिस्टम, अगर उसके पास में जा रहा है तो vs का मान नेगेटिव होगा, अगर जो s है उससे दूर जा रहा है तो उसका मान पॉजिटिव होगा। तो ये होता है जब पर्यवेक्षक जो सुनने वाला v0 है वो उस तरह स्थिर है और जो स्रोत है वो उसकी तरफ आ रहा है, तभी कंडीशन। उसके बाद आता है कि जब दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों
अब अगर ये दोनों इनसे दूर जा रही हैं, एक तो VS इधर जा रहा है और V0 इधर जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको फॉर्मूला पर देखते हैं। देखिए अब इसको आप देखिए, VS इधर जा रहा है और O इधर जा रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, NS इक्वल टू N ब्रैकेट V माइनस V0। अब देखो O दूर जा रहा है तो इसका मतलब आवर्ती कम होगी तो वेग कम होगा, सॉरी आवर्ती कम होगी तो यहाँ पर माइनस V0 हो जाएगा अपॉन ये इससे दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा V प्लस VS हो जाएगा। तो S जो VS का वेग है वो विपरीत होता है, जाएगा विपरीत दिशा में जाएगा तो VS प्लस होगा और उसकी दिशा में आएगा तो V माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे डॉप्लर प्रभाव के दोनों कंडीशन। इस प्रकार हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं, इनको ध्यान में रखिए, तो इनको प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। चलिए उसके बाद हम करते हैं ध्वनि प्रबलता की बात करते हैं। ध्वनि प्रबलता है वो का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में नापी जाती है। अब आता है कि हृदय की धड़कन की जो ध्वनि है उसकी प्रबलता कितनी होती है, हृदय की धड़कन की जो ध्वनि है उसकी प्रबलता कितनी होती है, तो उसकी प्रबलता होती है 10 dB यानी 10 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंद फुसफुसाहट यानी मंद फुसफुसाहट की जो ध्वनि की प्रबलता है वो कितनी होती है, तो 30 dB होती है यानी 30 डेसिबल होती है। उसके बाद सामान्य बातचीत के अंदर कितनी ध्वनि की प्रबलता होती है, तो 60 डेसिबल होती है, 60 dB होती है। उसके बाद यातायात, देखिए यातायात का शोर होता है उसके अंदर कितनी ध्वनि प्रबलता होती है, तो उसमें 70 dB यानी 70 डेसिबल ध्वनि प्रबलता होती है। उसके बाद फैक्ट्री का जो शोर आता है, फैक्ट्री की जो आवाज़ें आती है उसका ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, तो उसकी ध्वनि प्रबलता 80 dB के आसपास होती है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें आप ध्यान रखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, ये राइट और रॉन्ग में पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद ध्वनि की प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, देखिए कि जब कोई आवाज़ ध्वनि परावर्तित होने के बाद वापस सुनाई देती है, यानी किसी चीज़ से टकराने के बाद हमें वापस सुनाई देती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ध्वनि प्रबलता। ठीक है दोस्तों, ध्वनि प्रबलता हम कितने समय के बाद सुनाई देगी या इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी समय अंतराल, यानी जब हमने आवाज़ कोई ध्वनि को स्रोत से निकली है उसके बाद कितने समय के बाद, कितने समय के 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड बाद कितने समय पर सुनाई देगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर है ध्वनि का उस और वहाँ का वातावरण कैसा है या माध्यम कैसा है, तो इस प्रकार डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है समय अंतराल का, वो कितनी देर सुनाई देगी, तो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2D अपॉन V। V क्या होता है ध्वनि की चाल और D क्या होता है परावर्तन से दूरी, यानी जिस चीज़ से टकरा के आ रही है तो वो कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। तो समय अंतराल का फॉर्मूला होता है 2D अपॉन V। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आता है कि परावर्तन के लिए आवश्यक 17 मीटर की दूरी, कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम या ज़्यादा 17 मीटर की दूरी, कम से कम 17 मीटर की दूरी हो तब हम परावर्तन संभव है, ध्वनि का परावर्तन संभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आता है ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस किस चीज़ों पे निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता I समानुपाती है A² यानी आयाम के समानुपाती होती है, N² यानी आवृत्ति के समानुपाती होती है, D यानी घनत्व के समानुपाती होती है, अपॉन R²। R² का मतलब होता है दूरी के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये दूरी की समानुपाती होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं किस किस के समानुपाती होती है, सॉरी दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर I इक्वल टू A आयाम की समानुपाती होती है, N यानी आवृत्ति की समानुपाती होती है, D यानी घनत्व की समानुपाती होती है, दूरी R² यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं मनुष्य की श्रवण परास, यानी वो कितनी प्रास तक के ध्वनि को वो सुन सकता है। तो या तो मनुष्य की जो श्रवण परास होती है वो सुनने की जो क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के वो इंसान है वो ध्वनि को सुन सकता है। अगर इससे कम ध्वनि आवृत्ति की ध्वनि है, इससे कम आवृत्ति की ध्वनि है तो वो उस आवृत्ति कहलाती है अपश्रव्य आवृत्ति कहलाती है। जैसे भूकंप की तरंगे, समुद्री तरंगे, वो होती है अपश्रव्य तरंगे जिनके 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है। अगर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति है उनको बोलते हैं पराश्रव्य आवृत्ति तरंगे, और उन जैसे कि चमगादड़ या डायनासोर जो जिनकी जो आवाज़ें निकालते हैं वो पराश्रव्य आवृत्ति की तरंगे होती है जो 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। इसका उपयोग होता है सोनोग्राफी के अंदर, तो इस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किन चीज़ों में होती है। तो अगर ठोसों की, तो ये तो बात अपने को पता होती है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम होती है उससे कम होती है द्रव में, और उससे कम होती है गैस के अंदर। ठीक है, तो अब अगर हम ठोसों की बात की जाए कि ठोसों के अंदर ही सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ठोसों के अंदर ही सबसे ज़्यादा होती है निकिल के अंदर। देखिए सबसे ज़्यादा निकिल में ध्वनि की चाल होगी। अगर इन सभी की तुलना में बात की जाए तो यहाँ पर चार ठोस पदार्थ ठोस धातुएं दी हुई, इन धातुओं के बारे में बात की जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो सबसे ज़्यादा निकिल में होगी, उसके बाद उसमें स्टील में होगी, उसके बाद लोहा और उसके बाद पीतल में। तो ये 4 धातुओं में से सबसे ज़्यादा निकिल में, फिर उससे कम स्टील, उससे कम लोहा और उससे कम पीतल के अंदर ध्वनि की चाल होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम जल की बात की जाए तो एक तो समुद्री जल होता है और एक अशुद्ध जल होता है। तो इसमें किस में ज़्यादा होगी, तो समुद्री जल के अंदर धातु ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी और अशुद्ध जल के अंदर ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बात की पूरी ध्वनि के आवृत्ति तरंग के दूसरे पार्ट के बारे में, जितने मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे तो मैंने सभी कलेक्ट करने की कोशिश की। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और आगे की वीडियोस को हम इसी सीरीज़ के अंदर सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम आगे की वीडियो जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।